आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे मेजर, माइनर और स्मॉल अटैक, ये क्या डिफरेंस है, मैसिव अटैक क्या होता है, मेजर अटैक क्या होता है, माइनर अटैक क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है कि ये अटैक की क्या सीवियरिटी है, मृत्यु दर पर इसका क्या इफेक्ट होता है, और पेशेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट जानना समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पेशेंट को तो लगता है हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक, छोटा बड़ा ये सब कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं रहता। वो दूसरों से कंपेयर करना चालू कर देते हैं कि साहब उसके पेशेंट को तो हार्ट अटैक आया था, मेरे दोस्त को तो आया था, उनको कुछ नहीं हुआ, हमारा पेशेंट को क्यों कंडीशन बिगड़ गई, ज़रूर ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ है। या लोग कंपेयर करना चालू कर देते हैं कि मेरे रिलेटिव को तो 5 बार अटैक आया तो उनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मेरे पेशेंट को पहला अटैक है तो उसकी कंडीशन कैसे बिगड़ गई। तो ये चीज़ों को समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अटैक को लेके मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों के दिमाग में। ऑब्वियसली अटैक का मतलब ये होता है कि कोई भी नली अगर 100% बंद हो जाए और टिश्यू में एंजाइम मार्कर्स जो हैं वो एलिवेट अगर हो जाए, यानी टिश्यू सड़ा जाए, हार्ट का सड़ना चालू हो जाए, तो उसे बाय डेफिनेशन हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन इसमें साइज़ का क्या डिफरेंस होता है, कौन से अटैक को मेजर, माइनर और मैसिव अटैक कहते हैं, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको समझना ज़रूरी है। और आज इस बारे में ही हम बात करेंगे। आते हैं आज का टॉपिक पर, मेजर, माइनर, मैसिव अटैक क्या होता है। देखिए, ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन या वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, मैसिव अटैक मतलब बड़ा अटैक, मेजर अटैक मतलब उससे छोटा, माइनर अटैक मतलब छोटा अटैक। तो बाय वर्ड डेफिनेशन ही आपको समझ में आ जाता है कि मेजर अटैक, मैसिव अटैक, माइनर अटैक क्या होता है। माइनर अटैक में यूजली मृत्यु दर 5 से 10% जैसा रहता है, मेजर अटैक में यूजली 10 से 20% रहता है, मैसिव अटैक में 30 to 50% रहता है। 100 में से 15% पेशेंट जिनको मैसिव अटैक आता है वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते, घर पे ही मर जाते हैं। तो इसीलिए किसी को भी अगर मैसिव अटैक आए तो वो उनको बचाना मुश्किल होता है। इवन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी अगर प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया जाए तो भी 10-15% लोग का बचना मुश्किल है। कौन सा अटैक कितना बड़ा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी नलियाँ इन्वॉल्व है, कौन सी नली इन्वॉल्व है जिसका हार्ट अटैक है। बाय डेफिनेशन अटैक का मतलब ये कि कोई नली अगर 100% बंद हो जाए, उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए, ग्लूकोज सप्लाई बंद हो जाए, तो उसे अटैक कहते हैं। लेकिन कितना बड़ा हार्ट अटैक है वो इस बात से डिसाइड होता है कि वो कौन सी नली बंद है और वो कितना एरिया को सप्लाई कर रही थी। अगर किसी की लेफ्ट मेन बंद हो जाए, नॉर्मली हार्ट में 3 नली होती है, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। उसमें जो लेफ्ट साइड की दोनों आर्टरी यानी लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये लेफ्ट मेन आर्टरी से अराइज करती हैं और लेफ्ट मेन का एक छोटा सा स्टंप होता है, उससे ये दोनों टुकड़े निकलते हैं। किसी को अगर लेफ्ट मेन एरिया में हार्ट अटैक आ जाए तो लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दोनों बंद हो जाएगी। लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि हार्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंबर होता है, उसका 70% एरिया को सप्लाई करती है। सर्कमफ्लेक्स उसका 15% एरिया को सप्लाई करती है। तो अगर लेफ्ट मेन बंद हो गई तो 85% ब्लड सप्लाई लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल का बंद हो जाएगा, आदमी स्पॉट डेथ हो जाएगी, घर पर से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएगा। बहुत कम पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जो लेफ्ट मेन ओक्लूजन के साथ हॉस्पिटल तक भी पहुंच पाते हैं, और उनको अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम देते भी हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, तो भी बहुत सारे पेशेंट्स को हम नहीं बचा पाते। बहुत कम ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुली एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी बच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो इस हालत में पहुंचते हैं कि उनका बीपी क्रैश हो चुका होता है, 0 हो चुका होता है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी वो 80-90% लोग नहीं बच पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई बंद हो चुका है हार्ट का कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ताकत ही नहीं है तो बीपी जनरेट ही नहीं होगा। बीपी कब जनरेट होगा? जब हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट में ताकत ही नहीं है तो बीपी जनरेट नहीं होगा। तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक है। लेफ्ट मेन का अगर हार्ट अटैक है तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 80-90% जैसा मान के चलिए, अगर सडनली बंद हो गया तो। लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग जो आर्टरी जो हार्ट का 70% एरिया सप्लाई करती है, उसका हार्ट अटैक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक होता है। मृत्यु दर 30 से 40% रहता है। इवन सिंगल नली के भी इस हार्ट अटैक में काफ़ी लोग को बचा पाना मुश्किल होता है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कम एरिया सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी हार्ट के कंडक्शन सिस्टम्स को सप्लाई करती है और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, तो इसके हार्ट अटैक में भी मृत्यु दर काफ़ी होता है, लेकिन कंपेरेटिवली लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है। ये उतनी घातक नहीं है, पर हाँ अगर नली का साइज़ बड़ा है, वो ज़्यादा एरिया सप्लाई कर रही है, तो मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा। यानी बेसिकली कौन सी नली कितना ज़्यादा एरिया को सप्लाई कर रही है ये डिसाइड करता है कि कितना बड़ा हार्ट अटैक है। मृत्यु दर वो डिसाइड करता है। सेकेंडली, जब एक नली में हार्ट अटैक आता है और बाकी दोनों नलियाँ अगर अच्छा काम कर रही हैं, वो उसको कोलैटरल सप्लाई अगर दे सकती है, तो डैमेज कंपैरेटिवली कम होता है। वो दोनों नलियाँ बिल्कुल नॉर्मल है या 2 या 3 जितनी भी नलियाँ बाकी हैं, वो अगर अच्छा सप्लाई दे सकती हैं, उनमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, पंप फंक्शन अच्छा है, मतलब वो नली का फंक्शन अच्छा है, तो कंपैरेटिवली मृत्यु दर कंपैरेटिवली कम रहेगा। सिंगल नली हार्ट अटैक में भी बाकी नलियाँ थोड़ा कोलैटरल सप्लाई करके जान को बचा पाएंगी। लेकिन अगर सभी नलियाँ डिजीज्ड हैं या पहले कोई और नली ऑलरेडी बंद है, यानी कि
कोई नली में पहले हार्ट अटैक आ चुका है, वो ऑलरेडी बंद है, और वो नली ये नली से उल्टी भर रही थी, कोलैटरल सप्लाई से भर रही थी, तो वो नली में अगर हार्ट अटैक आया तो मृत्यु दर डबल हार्ट अटैक होने की वजह से कई गुना बढ़ जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर किसी को समझ लीजिए राइट कोरोनरी आर्टरी का पहले हार्ट अटैक आ चुका है, वो आर्टरी बंद है, उसको हमने कोलैटरल्स पर छोड़ दिया। जो लोग नेचुरल बाईपास की तारीफ करते हैं, नेचुरल बाईपास की कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समझना जरूरी है, इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आरसीए समझ लीजिए बंद हो गई, राइट कोरोनरी आर्टरी बंद है, और वो एलईडी उसको उल्टा सप्लाई कर रही है, एलईडी उसको थोड़ा सा कोलैटरल्स देके काम चला रही है, इवन बहुत अच्छे लेवल के कोलैटरल्स भी हो, रेनिट्रॉप ग्रेड 3 लेवल का कोलैटरल्स भी हो, जिसे बेस्ट लेवल का कोलैटरल्स माना जाता है, जिसमें पूरी नली अगर उल्टी भी भर रही है, तो भी अगर वो नली डिपेंडेंट तो दूसरी पे है, अपने ब्लड सप्लाई और अपने टिश्यू के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो नली दूसरे पे डिपेंडेंट है। कल को उसको कोलैटरल सप्लाई करने वाली लेफ्ट एंटर डिसेंडिंग आर्टरी या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसमें अगर हार्ट अटैक आया तो आरसीए भी उस पर डिपेंडेंट थी, तो वो नली जो एरिया सप्लाई कर रही थी उसमें भी अटैक आया, और वो नली जो दूसरे को सप्लाई कर रही थी उसमें भी अटैक आया, तो इसे डबल अटैक बोलते हैं। यानी एक नली बंद, एक ही नली हुई है, लेकिन क्योंकि दूसरी नली भी उस पर डिपेंडेंट थी, तो इसीलिए डबल हार्ट अटैक आता है। ऐसे लोगों में मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। नेचुरल बाईपास के प्रोपोनेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सर्जिकल बाईपास में जो है वो एक्स्ट्रा नली लगा के बाईपास किया जाता है, तो अगर एक नली में हार्ट अटैक आएगा तो वो दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नेचुरल बाईपास या नेचुरल कोलैटरल्स में ये प्रॉब्लम रहता है कि वो नली अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी नली पर डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि कोलैटरल जो है वो एओर्टा यानी बड़ी नली से नहीं आते हैं, कोलैटरल्स हार्ट की तीनों नलियों में से ही आते हैं। तो जब दूसरी नली का हार्ट अटैक होगा, तो क्योंकि वो नली पहले हार्ट अटैक आई भी नली को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो डबल हार्ट अटैक आएगा, दोनों टेरिटरी एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी और मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाएगा, पेशेंट हॉस्पिटल तक भी पहुंच पाएगा मुश्किल है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों में सर्कुलेशन ख़राब है, या पहले हार्ट अटैक आ चुका है, या पहले मल्टीपल अटैक्स आ चुके हैं, मल्टीपल लेवल्स पर ब्लॉकेज है, पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, पहले कोई एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है, नली को बंद ही छोड़ दिया गया था, कोलैटरल्स पर छोड़ दिया गया था, वैसे लोगों में भी मैसिव अटैक आने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है, मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि नली अगर कोई भी अगर क्लॉट बनने की वजह से बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। जितना ट्रीटमेंट में डिले होते जाता है उतना मृत्यु दर बढ़ते जाता है। हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु दर 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो हार्ट अटैक का डिफ्रेंसिएशन इस बात पर भी होता है कि कितना ट्रीटमेंट में डिले होता है, उसके हिसाब से भी मृत्यु दर कई बार फ़र्क पड़ता है। जितना बड़ा और जितना ज़्यादा एरिया को नली सप्लाई कर रही है उतना पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, और क्योंकि बेसिकली हार्ट एक पंप है, अगर ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया तो ताकत उसकी कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है तो बीपी जनरेट नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि पेशेंट का मृत्यु दर कितना होगा। काफ़ी पेशेंट्स हमें मतलब जब भी मुझे कोई कॉल आता है हार्ट अटैक वाला पेशेंट शिफ्ट हो रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बीपी कितना है। तो अगर बीपी ज़्यादा है तो सेफ जोन है कि पेशेंट को आप प्लास्टिक कर दोगे तो बच जाएगा। अगर सामने वाला ये बोलता है कि बीपी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बिल्कुल लो है, या 90 से नीचे है, तो आप मान के चलिए कि पेशेंट या तो हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं, या पहुंच पाएगा तो भी उसका बचने का चांस बहुत कम है। तो अगर बीपी कम है इसका मतलब हार्ट का पंपिंग कम है, और अगर डेफिनेटली कार्डियोजेनिक शॉक है तो कई बार क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से या कुछ और फैक्टर्स की वजह से भी बीपी, हृदय गति कम होने की वजह से भी कम हो सकता है। वैसे लोग को कंपैरेटिवली ज़्यादा बचाया जा सकता है। लेकिन अगर बीपी 90 से कम है तो वैसे पेशेंट में जान बचाने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। कार्डियोजेनिक शॉक अगर किसी पेशेंट को हो गया तो मृत्यु दर ऑलमोस्ट 80 to 90% होता है। इवन विथ ट्रीटमेंट, जो शॉक ट्रायल का डेटा है वो कहता है कि इवन विथ ट्रीटमेंट मृत्यु दर 50% के आसपास रहता है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी 50% मृत्यु दर रहता है। जितना बड़ा अटैक है उतना इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी जल्दी होती है। माइनर अटैक है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, पेशेंट को बाद में ट्रीटमेंट करें तो, या थोड़ा रुक के ट्रीटमेंट भी करें तो उतना डैमेज नहीं होगा, मृत्यु दर उतना नहीं होगा, पेशेंट को सोचने का, रिलैक्स करने का या डिसीजन लेने का टाइम मिल सकता है। मेजर या मैसिव हार्ट अटैक होगा तो आप एज ए डॉक्टर भी आप बिल्कुल पेशेंट को तुरंत आते ही हॉस्पिटल में टेबल पे लेना पड़ेगा आपको एंजियोप्लास्टी के लिए, और 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जितना जल्दी हो नली को खोलने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा अटैक होता है उतना रिस्क बढ़ जाता है, उतना ट्रीटमेंट की अर्जेंसी बढ़ जाती है, उतना एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाता है, और ट्रीटमेंट के सारे डिसीजन उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। माइनर अटैक के बाद भी कभी कभार पेशेंट को सडन डिटोरिएशन हो सकता है, इसलिए ये मानना गलत है कि पेशेंट को माइनर अटैक है तो छोटी नली का अटैक है तो आप कुछ मत करिए, उसको हाल पे छोड़ दीजिए, पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है।
कई बार छोटी नली के अटैक में भी पेशेंट की सडन मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सडनली जो एरिया को वो सप्लाई कर रही है वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो सडनली हृदय वाइब्रेट करने लग जाता है या फिब्रिलेशन में चला जाता है और सडनली मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि माइनर अटैक में मृत्यु दर नहीं होगा, पर कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा। माइनर अटैक में 5 से 10%, मेजर अटैक में 10 to 25%, मैसिव अटैक में 30 to 35%, 40% तक अनट्रीटेड पेशेंट में मृत्यु दर होगा। एंजियोप्लास्टी के बाद माइनर अटैक में मृत्यु दर 1-2% जैसा होगा, मेजर अटैक में 5-7% जैसा होगा और मैसिव अटैक में 10 to 15% अटैक के बाद भी मृत्यु दर रहेगा, प्लास्टिक के बाद भी। शॉक का अगर पेशेंट है यानी BP 90 सिस्टोलिक से अगर नीचे है तो मृत्यु दर एंजियोप्लास्टी के बाद भी लगभग 50% जितना रहेगा। माइनर अटैक का कई बार एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है जिसको समझने की ज़रूरत है कि माइनर अटैक कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माइनर अटैक हुआ जिसमें एक और क्राइटेरिया जो यूज़ करते हैं कि अगर ट्रोपोनिन एंजाइम्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है तो उसे मेजर अटैक की कैटेगरी में लेते हैं, बहुत थोड़ा एलिवेटेड है तो माइनर अटैक की कैटेगरी में लेते हैं। पर माइनर अटैक का ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को जो अटैक वाली नली है वो छोटी ही है। कई बार बड़ी नली में भी ऐसा हो सकता है कि छोटी देर के लिए क्लॉट बना हो, ट्रांजिएंटली क्लॉट बना हो, फिर नली खुल गई हो, तो एंजाइम ज़्यादा एलिवेट नहीं हुए लेकिन हार्ट अटैक मेजर नली का ही था यानी बड़ी नली का ही था, पर थोड़ी देर के लिए हुआ इसलिए पेशेंट को उतना डैमेज नहीं हुआ। तो माइनर अटैक का मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही है कि छोटी नली का अटैक। माइनर अटैक कई बार बड़ी नली में थोड़ी देर के लिए अटैक हो तो भी उसे माइनर अटैक बोल सकते हैं। कितना पंप फंक्शन डैमेज हुआ ये डिसाइड करता है कि कितना बड़ा अटैक है, कितना एंजाइम्स एलिवेट हुए ये डिसाइड करता है कि कितना बड़ा अटैक है, कितना ब्लड प्रेशर है ये डिसाइड करता है कि कितना अटैक है। बिसाइड्स कौन सी नली का अटैक है और कितने एरिया सप्लाई कर रही है वो नली, कितनी नलियों में अटैक है, ये सब फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि अटैक मेजर है, माइनर है, मैसिव है और पेशेंट का मृत्यु दर कितना होगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि माइनर अटैक का मतलब ये भी नहीं है कि आप सोचो कि एंजियोग्राफी में एक ही नली का ब्लॉकेज जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अटैक माइनर नली का हो, छोटी नली का हो, लेकिन बाकी सब नलियाँ भी खराब हो, तो एंजियोग्राफी ऐसे में करना ज़रूरी है। कई बार क्या है लोग इसको इग्नोर करते हैं कि चलो माइनर अटैक है छोड़ो क्या करना है, एंजियोग्राफी करके बाद में देखेंगे, जब बड़ा अटैक आएगा तब सोचेंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बड़ी नली में छोटा अटैक आया हो या छोटी नली का अटैक हो लेकिन बाकी सब नलियाँ भी डिजीज हो, तो वैसे केसेस में अगर आप ट्रीटमेंट को एंजियोग्राफी को डिले करते हो तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। तो माइनर अटैक में भी एंजियोग्राफी नहीं करें ये कंप्लीटली गलत है। आपको एंजियोग्राफी करके एटलीस्ट एनाटॉमी को देखना ज़रूरी है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्लास्टिक करना है कि नहीं करना है। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था ये डिफ्रेंशिएट करना कि मेजर माइनर मैसिव अटैक कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्राइटेरिया है और क्यों माइनर अटैक को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैसिव अटैक में तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना ही लेना है, पर इवन माइनर अटैक में भी एंजियोग्राफी ज़रूरी है, एटलीस्ट समझना ज़रूरी है, बीमारी को समझना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट टाइमली करना ज़रूरी है, नहीं तो अनटाइमली ट्रीटमेंट होता है या ट्रीटमेंट नहीं होता है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए, और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स पर हमें वीडियोस बनाने चाहिए या आपके कोई कमेंट्स और सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में हमें उन टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, उन सजेशंस को अपने चैनल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे।